This call is now being recorded. हाँ साहब शुरू। May I come, sir? यस कम इन। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिएगा अपने बारे में बिना नाम बताए। सर मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जन्म तिथि 15 अगस्त 1987 है। मैंने कक्षा 10 रविंद्र अकेडमी सुल्ताना, कक्षा 12 डालमिया स्कूल चिड़ावा से किया और 2010 में मैंने जो ग्रेजुएशन अंग्रेजी साहित्य, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय से की और 2012 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और उसके बाद में। अच्छा ठीक है योगेंद्र जी, अभी आपने बताया कि आपकी जन्म तिथि 15 अगस्त 1987 को है। जी सर। तो जब आपका जन्म हुआ तब हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए? सर 40 साल की अवधि हम प्राप्त कर चुके। अच्छा, अभी आने वाला 15 अगस्त कुछ स्पेशल है क्या? सर इस पर हम जो हमारी आज़ादी की जो है वो 75वीं वर्षगांठ पूरी करेंगे। कब करेंगे? सर 15 अगस्त 15 अगस्त 2022 को करेंगे सर। अच्छा, तो स्पेशल कौन सा आने वाला या 2022 वाला? आने वाला जो सर 2022 है उसको हमारी जो वर्षगांठ है वो 75वीं वर्षगांठ होगी। अच्छा ठीक है, उसको लेकर के कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अभी इन दिनों? हाँ सर, एक तो जो स्वच्छता जो अभियान है उसको बेहतर तरीके से करने का, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त कोई विशेष कार्यक्रम फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रहा सर। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब आपको कुछ ध्यान में आया? सॉरी सर, मैंने पढ़ा है इसके बारे में लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में याद नहीं कर पा रहा। ठीक है कोई बात नहीं। आपने अभी जिक्र किया सुल्ताना के बारे में। सुल्ताना क्या है? आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी होम टाउन है आपका? जी सर। जी सर। हमें सुल्ताना के बारे में थोड़ा बताइए जरा डिटेल से कि सुल्ताना क्या है, कैसे नाम पड़ा इसका सुल्ताना? सुल्ताना सर 1730 तक यहाँ पर जो कायम खानी जो समुदाय है उसका यहाँ पर शासन हुआ करता था और उसके बाद यहाँ पर जो आमेर रियासत है उसके जो कछावा वंश है उसका शासन यहाँ पर रहा है। तो इसका नाम सुल्ताना कैसे पड़ा? सुल्ताना सर यहाँ पर जो कायम खानी जो सुल्तान थे, अंतिम जो शासक थे वो कायम खानी जो सुल्तान के रूप में वो जाने जाते थे, इसलिए सुल्तान के नाम पर इसको सुल्ताना कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हम आपको आरएस के रूप में क्यों सेलेक्ट करें? आप अन्य कैंडिडेट से किस प्रकार भिन्न हैं? सर जहाँ तक अन्य कैंडिडेट्स की बात है उनकी क्षमताओं से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे चयन की जो बात है उसको मैं इस रूप में रखना चाहूँगा कि मैंने इस परीक्षा के दोनों जो चरण हैं उनमें सफलता प्राप्त की है और मैं खुद में वो तो तभी तो आप यहाँ आए हैं, बाकी कैंडिडेट्स भी दोनों चरण पास करके आए हैं। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे उनकी क्षमताओं से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो पद इसमें है उनकी मैं जो कर्तव्य है उनको निर्वहन उनका कर पाऊंगा, मुझ में ऐसी क्षमता है। क्या 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 कर्तव्य है इन पदों के? सर जैसे कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके तहत सबके लिए जो न्यायिक व्यवस्था है समाज के एक बेहतर निर्माण में, तो वहां पर जिन मूल्यों की आवश्यकता होगी वो मैं खुद नहीं पाता हूँ और यदि अभी आप कोई जॉब में है क्या? और संवैधानिक नैतिकता में कहीं संतुलन बिठाने में मैं खुद को सफल पाता हूँ। अच्छा, अभी आप कोई जॉब में है क्या, कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, वर्तमान में मैं अपना जो कोचिंग संस्थान है वो संचालित कर रहा हूँ।
अच्छा, वहां रह करके आप ऐसे दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते? सर निश्चित रूप से मैंने वहां पर किया है, लेकिन एक व्यापक स्तर पर जहाँ पर बदलाव की जरूरत है, तो मैं खुद को वहां पर सक्षम नहीं पाता, और ना ही इतने संसाधन मेरे पास है कि मैं अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर पाऊँ। चलिए बताइए, आज की तिथि क्या है? आज सर 19 मार्च 2021 का तारीख दिन। नहीं पूछ रहा हूं मैं, तिथि पूछ रहा हूँ, ये तारीख है। सर ये फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी है सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही तिथि। वेरी गुड, नहीं आप श्योर, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी ही है आज। थैंक यू अच्छा, सर। फाल्गुन मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं? सर इसमें मुख्य रूप से होली का जो त्योहार है वो है। इसके अतिरिक्त शेखावाटी में एक खाटू श्याम जी का मेला है। शेखावाटी में होली की राजस्थान के अन्य भागों से भिन्न मनाई जाती है या वैसे ही? सर निश्चित रूप से यहाँ की जो थोड़ी सी विविधता है, अपने आप में अलग है, कि यहाँ पर होली के दौरान एक जैसे गिंदड़ एक नृत्य होता है, वो यहाँ की एक विशेष छटा है। और बाकी सर अच्छा अन्य। चलिए, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि आप गेंदड़ नृत्य के बारे में थोड़ा सा हमें 1 मिनट में अपनी जो शेखावाटी की लोकल लैंग्वेज है उसी में बताइए, जो आप वहां रात दिन की बोलचाली की भाषा में जो प्रयोग करते हैं सिक्कर चूरू झुंझुनू में, गेंदड़ नृत्य के बारे में 1 मिनट आपको बोलना है उसके बारे में और उसी भाषा में। गिंदड़ को नाच हुआ है जी का मायने एक केंद्र के अंदर कोई भी लकड़ी को या फिर कोई भी एक केंद्र बना दिया जाए, बी के चारों में सारा लोग घूमता रहेगा, और आपस में एक दूसरे से संवाद, और होलिका जो फागुन का गीत है वे भी साथ साथ ही के मायने चलता रहे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर। हाँ हाँ ठीक है, नरसिंह जी आप ले लो अभी, उसके बाद में अंकित जी ने ज्वाइन कर दिया, बाद में अंकित जी पूछेंगे ना, नरसिंह जी के बाद में अंकित जी। अच्छा योगेंद्र जी, बीए में आपके इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रही है ना? जी सर। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश लिटरेचर रही तो आपके इंग्लिश का मुझे आप हिस्ट्री का क्रोनिक ऑर्डर बता सकते हैं? सर वीडियो ऑन करके ट्राई करो एक बार, अगर जी सर मैं भैया। प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इसमें सर एंग्लो सैक्सन एज है, उसके बाद मिडल इंग्लिश एज है, उसके बाद जो क्लासिकल एज है उसको विभागों में बांटा जाता है, एलिजाबेथन एज है, उसके बाद जैकोबियन एज है, कैरोलिन है, कॉमनवेल्थ एज है, विक्टोरियन एज है, एज ऑफ पोप है, और इसके बाद सर विक्टोरियन एज हम पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे मॉडर्न जो एज है उसकी तरफ। आपने सर हाँ आपकी वीडियो आवाज। ऑफ ऑफ कौन ही सी करना पड़ेगा, वीडियो ऑफ कर लो। नरसिंह जी वीडियो ऑफ कर लो, आपका नेटवर्क कमजोर रहता है। जी सर कर लिया है। ये शेक्सपियर है जो कौन सी एज का है? शेक्सपियर की बात करें सर, आवाज में आपकी पूरी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी एज के हैं? सर विलियम शेक्सपियर जो है ये रिनेसा एज के माने जाते हैं। जो एलिजाबेथन का जो 1558 इनका जो कार्य जो क्षेत्र है वो 1600 के आसपास इनकी जो कृतियां हैं वो आई थी, तो एलिजाबेथन एज के माने जाते हैं। इनके कुछ नॉवल आपको याद होंगे, कौन कौन से नॉवल लिखे हैं इन्होंने? सर शेक्सपियर के समय में नोवेल का विकास नहीं हुआ था, इनके द्वारा ड्रामा लिखे गए हैं, वो मैं बता सकता अच्छा तो ड्रामा कौन से थे इनके? हूँ। सर इनका जो 1601 के आसपास इनका हेमलेट है, और 1603 में फिर किंग लियर, ओथेलो, और क्रम से फिर अंत में इन्होंने मैकबेथ लिखा है। अच्छा इस हेमलेट का कथानक क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसमें मुख्यतः क्या है, कौन कौन से पात्र है हेमलेट में? हेमलेट में सर जो पात्र हैं वो मुख्य पात्र इसका हेमलेट ही है, और ये जो है इसकी एक दशा होती है, एक मानसिक दिशा इसमें बताई गई है कि वो हमेशा टू बी और नॉट टू बी की जो स्थिति है, संदेह की स्थिति है, उसके बीच ये झूलता रहता है। अच्छा इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?
सर भारत का शेक्सपियर जहाँ तक बात है तो हालांकि उनका जो समय है वो शेक्सपियर से ही पहले रहा है, लेकिन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अच्छा, यदि हम नेचर पोइट की बात करें कि जो नेचर के बारे में लिखता है, तो आप इंग्लिश पोइट में किसको नेचर पोइट की संज्ञा देंगे? सर इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ तक बात है नेचर पोइट में, तो जॉन कीट्स, विलियम कॉलिंस, लॉर्ड बायरन का नाम सर मुख्यतः आता है। अच्छा, क्या वुड्सवर्थ को नेचर पोइट के नाम से जाना जाता है? जी सर, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये भी नेचर पोइट के रूप में या सेंसस पोइट के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, आपके इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट रहा है? जी सर, ग्रेजुएशन में तो मैंने अभी जो इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने एक जो कोविड जो हमारे आपदा आई है, आपदा को अवसर में बदलने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आई थी, उसका क्या नाम, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपदा को अवसर के रूप में बदलने के लिए सर जो यहाँ का जो भारत का जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, उसने यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति में काम किया है और पूरे विश्व के लिए जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है दवाइयों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपदा में हमने आत्मनिर्भर भारत के बारे में? हाँ जी सर, आत्मनिर्भर भारत भी है, ये लाया गया था जिसमें अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र हैं उनको बूस्टअप करने के लिए प्रयास किया गया। अच्छा, इसमें कुछ पिलर की बात की गई है या कुछ 4L की बात की गई है जिसके ऊपर ये पूरा टिका हुआ है, कुछ उसके बारे में आइडिया है? हाँ सर, इसमें जो लैंड, लेबर, कैपिटल और चारों, अभी मैं एक नाम याद नहीं कर पा रहा, चारों क्षेत्रों में संतुलित बिठाते हुए इनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी अलग अलग, जिसमें लेबर जो रिफॉर्म्स है वो भी शामिल थे और जो इंडस्ट्रीज कमजोर स्थिति में थी उनको आर्थिक जो संवर्धन दिया गया था वो भी इसके मुख्य बिंदु। इसमें जो 5 पिलर है उसमें एक पिलर है इंडिया की डेमोग्राफी। जी सर, तो डेमोग्राफी को इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से किस प्रकार रिलेटेड कर सकते हैं? किस प्रकार ये एक भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पिलर के रूप में उभर सकता है? जी सर, जो जननांक की जो लाभांश की स्थिति है डेमोग्राफी की, इसमें भारत में जो अनुपात होता है कि आश्रित हैं और जो कमाने वाले हैं उनके बीच देखें तो भारत की एक बहुत जनसंख्या का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो 18 से लेके 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है उसके रूप में है। तो यदि ये जनसंख्या जो है ये मानव संसाधन के रूप में अगर हम इसको विकसित कर पाते हैं तो ये हमारे लिए जनसंख्या लाभांश की स्थिति। अभी जो है हमारी ज्यादातर जनसंख्या, चाहे युवा है, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन अभी देखो बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो ये जो लाभांश है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो इसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे इसको अर्थव्यवस्था में एक मजबूत पिलर में चेंज किया जाए, क्योंकि ये तो बेरोजगारी पर चेंज हो रही है। सर इसके लिए पहला प्रयास तो जो शिक्षा जो है वो निश्चित रूप से उसमें जो इनके ट्रेनिंग की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। भारत में अनौपचारिक संगठन में ज्यादातर जो कारीगर हैं उनमें प्रशिक्षण का अभाव है, तो इसके लिए सरकार कार्यक्रम भी, कौशल विकास कार्यक्रम जैसे चला रही है। और दूसरा इसके अंदर सर जो है इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा देकर स्व उद्यमिता की तरफ बढ़ाया जा सकता है ताकि सरकारी जो नौकरियां हैं उन पर निर्भरता कम हो। ये सर मैं मुख्य बिंदु रखना चाहूँ। अच्छा, एक भारत सरकार का ही प्रोग्राम मेक इन इंडिया चलता है और ये भी नया आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट कर दिया, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं किया? सर आत्मनिर्भर जो भारत है उसमें थोड़ा सा जो लोकल, वोकल फॉर लोकल जैसी कॉन्सेप्ट लाकर इसमें जो स्थानीय जो उत्पाद हैं या फिर जो सामग्री या उत्पाद बनते हैं उनकी थोड़ा वैश्विक स्तर पर उनको ले जाने का प्रयास है ताकि हम पूरे विश्व के मार्केट से जुड़ पाए। और मेक इन इंडिया में जहां तक था तो पार्ट्स बाहर से आके भी यहाँ पर असेंबली तक समित ज्यादा थे, पार्ट्स चाहे बाहर से आओ लेकिन यहाँ पर असेंबलिंग होती थी, वो भी मेक इन इंडिया पार्ट था।
आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं इससे एक कदम आगे की बात है। अच्छा, अभी कोविड-19 महामारी की वजह से कई जो हमारे मजदूर थे जो अरब कंट्रीज में थे या फिर हमारे साउथ स्टेट में थे, वो प्रवासी सब वापस अपने स्टेट में लौट गए हैं और वापस नहीं जा पा रहे हैं और वो बेरोजगार बैठे हैं। आपको जैसे अभी सीएस बना दिया जाए, मुख्य सचिव बना दिया जाए, तो आप उनके लिए क्या योजना लेके आओगे? उनको कैसे रोजगार दे पाओगे? सर इसके लिए पहला तो प्रयास ये होगा कि वो जिस भी क्षेत्र में जहां पर काम करते थे तो उस रूप में उनके व्यवसाय को चिन्हित करके और सरकारी सहायता देके उनको एंटरप्रेन्योर या फिर खुद का जो काम है उसकी तरफ बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसके लिए सर जो है महान जैसे मनरेगा है तो उसी की तर्ज पर ऐसे कार्यक्रम जहां पर अर्धविकसित या थोड़े कम जो कौशल रखने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए वर्क हो सकता आपके है। ज्योग्राफी सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ पाई। आपके ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में? जी सर। अच्छा, ये साइक्लोन क्या होता है? ये बार-बार टर्म्स आते हैं साइक्लोन्स, ये क्या होते हैं? आप साइक्लोन चक्रवात की बात कर रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल। सर जब किसी स्थान पर जो अचानक जो वायुदाब कम हो जाता है तो जो चारों ओर की जो वायु है वो वहां पर एक साथ आने का प्रयास करती है, तो उस स्थिति में एक चक्र का निर्माण होता है और हवा एक वर्ताकार रूप में बढ़ते हुए एक स्थान से दूसरी तरफ बढ़ती है, तो ये सर चक्र। इसके लिए क्या-क्या मुख्य जैसे प्री कंडीशन आवश्यक होते हैं कि एक साइक्लोन जैसे उष्णकटिबंधीय मान लो साइक्लोन चक्रवात की बात करें, तो इसमें क्या प्री कंडीशन आवश्यक होते हैं जिससे ये साइक्लोन उत्पन्न होता है? सर इसके लिए पहला तो ये है कि वहां पर तापमान का जो मान है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होगा तो प्रेशर है वो लो होगा, और लो प्रेशर अगर होगा तो बाहर जो भी क्षेत्र हैं जहां पर वायुदाब अधिक है, प्रेशर ज्यादा है, वहां से उसकी तरफ चारों ओर से हवा जो वहां एक तीव्रता के साथ बढ़ेगी, ऐसी स्थिति का निर्माण होना चाहिए। इसमें कुछ कोरियोलिस फोर्स का भी होता है रोल? सर जहां तक कोरियोलिस बल की बात है मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन सर काफी लंबा समय हो चुका है ग्रेजुएशन किए हुए, तो चलो माफी ठीक है। चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन है, ये मावट क्या होती है? बार-बार सब चर्चा में चलता है मावट, ये मावट क्या होता है? सर जो सर्दियों में जो पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है उसको सर मावट कहते हैं। अच्छा, इसमें भी साइक्लोन का रोल होता है क्या कुछ चक्रवात का? जी सर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आप कहें तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ थोड़ा सा, वर्तमान में मुझे ढंग से। हाँ बिल्कुल। ये सर जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उससे आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है उनकी भूमिका सर होती है यहाँ पर, लेकिन चक्रवात की कोई सीधी भूमिका हो ऐसा सर मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, प्लीज नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। अंकित जी का मैसेज आया, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ चल नहीं रहा नेटवर्क। मनीष जी तड़ी रेडी है ना? मनीष सर? सर एजुकेशन पे हो गया सर का? हाँ हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट से या हॉबी से ले लीजिए, या जो भी सामान्य क्वेश्चन पूछ सकते, करंट वगैरह, करंट ले लीजिए। तो मैं शुरू कर दूं? हिंदी से आप हॉबी से, अगर वो हिंदी से नहीं है या फिर मैं करंट की कुछ क्वेश्चन बोलते हैं सर। हाँ थोड़ा मैं पूछ लूंगा, ठीक है, हॉबी में पूछ लूंगा। ठीक है सर। हाँ तो सुंदरान जी वो गुजरात में ज्वाइन किया ऑफिस? आप पूछो, उनके नेटवर्क नहीं है, आप पूछो। हाँ सुंदरान जी। जी सर। चिड़वा से आप हैं, एक एमसेन पॉलिसी राजस्थान सरकार ने रिलीज करी है, क्या है ये? कृपया सर आप पर्सन दोहरा पाएंगे? एमसेन पॉलिसी रिलीज की है राजस्थान सरकार ने, आपने पढ़ा इसके बारे में? जी सर। एमसेंट जो पॉलिसी है सर, जो राजस्थान में लगातार जो बजरी की उपलब्धता है वो लगातार कम हो रही थी और अवैध खनन भी इसका बढ़ रहा था, तो ये एक बजरी का जो विकल्प है उसके रूप में जो एमसेंट पॉलिसी है अपनाई गई है। अच्छा, तो आपके यहाँ भी जो आपका जो क्षेत्र है वहाँ भी बजरी का खनन किया जाता है? हाँ सर, हमारे जो काटली नदी का क्षेत्र और बबाई का जो क्षेत्र है
बबाई नदी खेतरी के क्षेत्र में मानी जाती है, वहां पर सर ये समस्या है। एक जो बागोली स्थान है वहां की बजरी भी फेमस है, तो उस क्षेत्र में भी अवैध खनन की जो है स्थिति बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये एमएसएन पॉलिसी है, इससे जो बजरी खनन है वो रुकेगी? कृपया सर पर्सन थोड़ा सा नेटवर्क की आपको क्या लगता है कि जो ये एमएसएन पॉलिसी है, इससे बजरी खनन रुकेगा? सर निश्चित रूप से यदि इसके लिए चारों विभाग, जैसे कि इसमें वन विभाग है और पुलिस विभाग है और इसके अतिरिक्त जो खनन विभाग है, इसके बीच समन्वय स्थापित करते हुए अगर इसकी मॉनिटरिंग और इस पे पूरी निगरानी रखी जाती है तो निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अच्छा, एक योजना चली है राजस्थान में, जो भूखे होते हैं उनको खाना खिलाने से संबंधित। कौन सी योजना है? कौन सी सर? जो भूखे होते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको खाना खिलाने की संबंधित कोई योजना है, क्या नाम है इस योजना का? अन्नपूर्णा रसोई योजना है। अच्छा अच्छा, तो आप श्योर है उसका नाम अन्नपूर्णा ही है? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, इंदिरा रसोई योजना। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताया कि इंदिरा रसोई योजना और अन्नपूर्णा रसोई योजना में क्या है? सर जो पहले योजना थी और वर्तमान की जो योजना है, एक तो इसमें जो खाना खिलाने का जो पैटर्न है उसी में अंतर है। वहां पर एक वैन होती थी और वो शहर के अलग अलग स्थानों पर होती, जबकि यहाँ पर जो रसोई घर है वहीं पर इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना खिलाया जाता है। और दूसरा जो अंतर है सर, इसके शुल्क में भी है। यहाँ पर 12 रुपए 12 रुपए सब्सिडी, 8 रुपए जो कुल कीमत 20 रुपए है। ये सर मैं अभी 2 अंतर चलिए, मुझे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हाल ही में ऐसा कोई विवाद चल रहा है दिल्ली सरकार के अंतर्गत कि भाई कोई बिल पास किया है केंद्र सरकार, बिल लेके आई है जो यूटीज है दिल्ली के लिए, ऐसा बिल लेके आई। कौन सा बिल है ये? सॉरी सर, आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाई। केंद्र सरकार संसद में कोई बिल लेके आई है जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उससे संबंधित है, तो आपको उसके बारे में पता है कुछ? सर मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं चलिए, कॉल नहीं कर पा रहा इसके बारे में। ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सर। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ। दिल्ली को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन है वो, या अनुच्छेद कौन सा है उससे जुड़ा हुआ? सर 97वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी जो हैं उनको विधानसभा में रखते हुए विशेष राज्य का। ये कौन सा अनुच्छेद है जो दिल्ली राज्य के लिए प्रोविजन किए गए हैं उसमें? माफी चाहूंगा सर, मैं लंबे समय से रिकॉल नहीं कर पाया। हॉबी क्या है आपकी? सर मैं मुंशी प्रेमचंद का साहित्य मुख्यतः पढ़ता हूँ और इसके अतिरिक्त जो साहित्य पर आधारित जो भी टीवी पर कार्यक्रम होते हैं डीडीआर के ऊपर, वो मैं तो सिर्फ केवल मुंशी प्रेमचंद का साहित्य ही पढ़ते हैं, बाकी कोई साहित्य नहीं पढ़ते आप? बाकी साहित्य भी सर पढ़ता हूँ, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अपने आप में इतना व्यापक है कि मेरा अधिकतम जो समय है वो उसी पर जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद, ये पूरा जो नाम है इनका, मुंशी का अर्थ यहाँ की उनके पिताजी का नाम था क्या मुंशी? नहीं सर, मुंशी प्रेमचंद जो इनके नाम से पहले लगता है, ये इनका नाम वास्तविकता में नहीं है। जबकि ये एक सर पत्रिका छपी थी, हंस पत्रिका, तो वो कन्हैयालाल मुंशी एक अलग व्यक्ति हैं और जो प्रेमचंद हैं इन्होंने मिलके इसका संपादन किया था। लेकिन चूंकि उस समय तक इनकी एक रचना आई थी सोजे वतन, तो उस पर जो अंग्रेज सरकार इनसे काफी खफा थी, तो इन्होंने जो भी इनकी रचनाएं थी जो ये नवाब राव नाम से लिखते थे उस पर उनको आपत्ति थी, तो इन्होंने नए नाम से लिखना शुरू किया और मुंशी जी और प्रेमचंद जी की संयुक्त रचना थी। लेकिन समय के साथ लोग इसमें विभेद करने में नाकाम रहे और इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से फिर जाना जाता। ठीक है। असली नाम क्या था प्रेमचंद जी का? वास्तविक नाम क्या था इनका? वास्तविक नाम प्रेमचंद जी का सर धनपत राय था, और हालांकि उर्दू में जब ये लिखते थे तो नवाब राय नाम भी। ठीक है। प्रेमचंद जी का साहित्य या उपन्यास जो है वो आदर्शवाद या यथार्थवादी साहित्य कहलाता है।
आप मुझे बताइए कि कौन सी रचना है जो आदर्शवादी है और कौन सी यथार्थवादी है, और कौन सी है जो जिनमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों ही शामिल है। सर जहाँ तक आदर्शवाद और यथार्थवाद की बात है तो मैं इनकी जो रचनाएं उनको यथार्थवाद कर नजदीकी रखूंगा, लेकिन जहाँ तक इनके उपन्यास रंगभूमि की बात है तो उसके जो सूरदास, सोफिया जैसे जब पात्र सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद का ज्यादा झलकती है। और यथार्थवाद की जहाँ बात है तो निर्मला उपन्यास हो, चाहे कफन जैसी उनकी कहानियां हो, चाहे ईदगाह की बात हो, तो वहां पर ये समाज का जो यथार्थ या फिर वास्तविक जो स्वरूप है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनको धरातल पर ये उनका चित्रण करने में सफल। गांधीवाद का क्या प्रभाव रहा इनके साहित्य पर, और इस गांधीवादी आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है प्रेमचंद जी? सर गांधीवादी आंदोलन में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक तो इनका जो समय था उसमें जो इनकी रचनाएं थी, कर्म भूमि है या फिर सौजे वेतन जो इनकी रचना है, तो वो उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में या फिर जो उस समय क्रांतिकारी या फिर देश के लिए जो लोग कार्य कर रहे थे उनको प्रेरणा देता था। और गांधी जी से इनका जो है सर, इनका गांधी जी का जो न्यासधारिता का, ट्रस्टीशिप का जो संबंध है, वो इनका जो रंगभूमि उपन्यास के जो पात्र हैं, सूरदास जिनका नाम है, वो उसी का एक रूप है। प्रेमचंद के पुत्र का नाम क्या था, जो भी एक लेखक थे? माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। इनका जो एक उपन्यास है, अंतिम उपन्यास जो अधूरा रह गया था, वो कौन सा था? जी सर, प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है मंगलसूत्र, वो सर अधूरा रह गया था, पूरा नहीं। किसने पूरा किया उसको? सॉरी सर, माफी चाहूंगा मैं, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा सर। सर मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? महावीर जी की आवाज मेरे तक नहीं आ रही। बाकी मेंबर्स कृपया बताएं, मेरी आवाज आ रही है वहां? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है शायद। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। नरसिंह जी फीडबैक दो फिर। ठीक है, मैं फीडबैक बता देता हूँ। वैसे योगेंद्र जी सुन रहे हो मुझे? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर मेरे तक। वैसे मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के ऊपर पूछने की कोशिश की, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। आपका ठीक है नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इंग्लिश में भी पूछा वो ठीक है आपके, तो इकोनॉमिक्स में भी ठीक है। ये करंट का भी इसमें आत्मनिर्भर भारत, तो इसको आप थोड़ा देख के जाना। अभी बहुत चर्चा में रहा, मोदी जी हर रोज भाषण में एक बार इसका जिक्र करते हैं अभी भी। हाँ सर, ये बीच में इंटरव्यू में बहुत लंबा गैप हो गया, तो ये लापरवाही है सर। मैं इसको रिकॉल अभी बहुत अच्छे से तैयार किया था लेकिन नहीं कर पाया। थैंक यू सर। ठीक है, वो बाकी आप जो आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया में डिफरेंस बताइए, बिल्कुल एग्जिट था, सही है। और ये डेमोग्राफी डिविडेंस के बारे में आपने ठीक बताया, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्योग्राफी साइक्लोन्स के बारे में आपने ठीक बताया, लेकिन और इसे अच्छा टू द पॉइंट बता सकते थे। मैंने पिछले इंटरव्यू के दौरान ये नोट किया कि जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे उसके ये 3-4 फेवरेट टॉपिक रहे हैं पूछने के। साइक्लोन है, मानसून है, मावट है, ये थोड़ा ये तो तैयार करके जाना 3-4 टॉपिक। जी सर। बाकी ऑल ओवर देखे तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा ये साहित्य नेटवर्क की प्रॉब्लम से आपके चेहरे पे चमक नहीं दिख रही है। आप जब इंटरव्यू लेते हो तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान रहती है, वो इंटरव्यू देते वक्त नहीं है आज, गायब है। हाँ सर, ये कई बार ज्यादा हो जाती है, उसी को कंट्रोल करने के चक्कर में ज्यादा भी नहीं रही, मतलब कम भी नहीं रही, ज्यादा हो जाती है कई बार, उसी को बैलेंस करने के चक्कर में मैं आज नहीं, आज तो आपकी बिल्कुल शुरुआत में लगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। बाकी नॉलेज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, बस और ट्यूशन के आंसर भी ना लंबे हैं ना छोटे हैं, ठीक है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर, अब सुन पा रहे हैं?
हाँ सर, अब आ रही है, थोड़ी अटक के आ रही है आपकी आवाज। इस तरह का सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, आ जाएगी सर वीडियो ऑफ। कोई आप वीडियो ऑफ कर लेंगे तो चलिए, सर अब आ जाएगी। प्रॉपर आएगी सर। नहीं, मैं प्रॉपर सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है मुझसे। हेलो, हाँ सर, अब आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, कह रहा हूँ नॉलेज के स्तर पे कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, फुल्ली आपके पास पूरा नॉलेज है। थैंक यू। अगर आपको जन्मदिन है और यदि डेफ उनके पास रहा और यह चीज रही तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आजादी का अमृत महोत्सव आपको पता होना चाहिए। सवाल के स्तर पे बात करें तो दूसरा आरएस आपको क्यों सेलेक्ट करे? जी सर। आप ये 2022 है या 21 है, जो भी है, इसको आप एक बार देख लो। हालांकि कोई जरूरी वहाँ आए 4-5 मॉक 10 मॉक देने के बाद एक भी सवाल रिपीट हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपसे ये रिलेटेड चीज है क्योंकि आपकी जन्म तिथि से है तो शायद पूछ जा सकता है। हाँ सर, तो उसमें दो चीजें रहती है ना, बस वर्षगांठ है उसमें। समझ रहे हैं आप सर? 48 से हम शुरू करें तो 53 और 22 75 मैंने वैसे ही कैलकुलेट किया उसको। नहीं, और दूसरा एक प्रश्न था मेरा कि आज की क्या है इस प्रश्न में, ये प्रश्न वो जो इंटरव्यू का गेम चेंजर होता है ना, वो प्रश्न था इसमें और थोड़ी आप सी यहाँ सही बैठ गए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि नॉलेज के स्तर पे कोई कमी नहीं है। पहले वाला बिंदु दोहरा दीजिए सर, वो महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया, आवाज नहीं आई प्रॉपर, कृपया एक बार आप दोहरा दें उसको। जी सर, वो प्रश्न था ना कि आरएस क्यों सेलेक्ट करें हम आपको। ओके सर। उस प्रश्न से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये जवाब नहीं होना चाहिए। कम से कम जो आपने जवाब दिया शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ओके सर। ठीक है ना, ये देखो, दूसरा ये भी है कि सवालों के स्तर पे हम देखें ना तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे सवाल वहां रिपीट हो या यही सवाल आपसे पूछे, लेकिन जो आपका कम्युनिकेट करने का वे है, बड़े डिसेंट लुक में आप रहते हैं, आज थोड़े से गंभीर लगे मुझे, ज्यादा थोड़ी सी स्माइल डिजर्व की जाती है आपसे। और दूसरा यह समझ रहा हूँ कि अगर मार्किंग के स्तर पे कहें तो मैं आपको 65 to 70 आज के इंटरव्यू के बेसिस पे नंबर आपको मिल सकते हैं। आप इसे बना के रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ सर, नरसिंह जी आप। हाँ सर, मैंने दे दिया सर फीडबैक। चलो ठीक है, मेरा लास्ट है ना। हाँ सर, आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है इंटरव्यू। बस एक जो आपका जो नेचुरल जो सीधी शुरुआत में जो नेचुरलिटी थी आपकी, वो कहीं न कहीं मुझे गायब लग रही है। जो आपकी एक नेचुरल स्माइल थी, आप जो बेफिक्र होकर जो इंटरव्यू देते थे ना, वो वाला शायद आप उसको आज हो सकता है थोड़ा कुछ मोटिवेट करना चाह रहे हो। मैं भी शुरुआत में जो पहले दूसरे इंटरव्यू थे उसके बाद मैं प्रेशर तो थोड़ा फील कर रहा हूँ। शुरुआत में बिना तैयारी के जब इंटरव्यू देता था तो ज्यादा सहज पाता था। नहीं, आपकी तैयारी है वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एकदम अपने फेस से क्यों आने दे रहे हो? आप नेचुरली जैसे पहले देते थे ना स्माइल के साथ और एकदम आराम वाले हंसते हुए, वो वाला दो आप, वो बहुत अच्छा लगता था आपका वो एक्सप्रेशन। जी सर, मैं ठीक है। वही प्रयास करूंगा और उसी हाँ। और हॉबी वाला जो आपने कहा ना, मुझे मुंशी प्रेमचंद का साहित्य पसंद है, तो मुझे लगता है ऐसे मुंशी प्रेमचंद कहने से आप जैसे थोड़ा सा, अब आप वो पता नहीं, हो सकता आपके हिसाब सही हो, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो हिंदी साहित्य पढ़ना या उपन्यास पढ़ना मेरी रुचि है, इस तरह से कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? या जैसे अब आप चेंज नहीं कर। मैंने रखा है विकास दिव्य कीर्ति जी के सामने। हाँ। उन्होंने खड़े होके पूछा और मुझे 3-4 मिनट खड़े भी रखा था आराम से। बोले अगर हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट जैसे, तो वो तो नहीं पूछा, लेकिन बोले कि आप खुला मैदान छोड़ना चाहते हो पूरा, तो पूरे साहित्य में तो फिर कैसे समेटोगे आप पूरा साहित्य? तो उन्होंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अपने आप में इतना है कि वो एक हॉबी हो सकती है आपके और मेरे बिहाफ पे। उनसे एक लाइव क्वेश्चन मैंने कल पूछा था उनसे। चलो सही है, फिर ठीक है अगर उन्होंने कहा तो। और अच्छा है वो एक उनके पुत्र का क्या नाम है और मंगलसूत्र किसने कंप्लीट किया? अमृत राय उनके पुत्र थे, उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। नवाब राय के पुत्र अमृत राय है ना। ओके ठीक है। बाकी गांधी जी का भी था, गांधी जी के प्रभाव से इन्होंने अपनी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ी थी, और इनका जो साहित्य है ज्यादातर गोदान है या जो सूरदास का वो जो चरित्र है वो खुद एक गांधीवादी मूल्यों पर आधारित था, तो पूरा साहित्य इनका काफी, और गांधी जी के साथ साथ चलते हैं, उसके समांतर इनका साहित्य भी चलता है ना।
तो एक प्रश्न और था सर, तो मैं आपके 2 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया था मुंशी प्रेमचंद पे। एक तो अमृत राय ने कंप्लीट किया और एक और कौन सा था मुझे नहीं याद आ रहा। अरे सर, मुंशी नाम किस तरह मुंशी से पड़ा सर? ये था मुंशी। मुंशी वाला। हाँ, मुंशी तो एक पत्रिका का, जैसे मुंशी से ने शुरू में बताया था अपने को, एक पत्रिका का संपादन किया था उन्होंने साथ। वो तो बता दिया सर मैंने। एक नाम हाँ मैं याद कर लूंगा, फिर आपसे पर्सनली। चलो ठीक है ना, आपकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं। सर ये एक चीज और कंफर्म करना